पहला प्रश्न है, एक पटकथा लेखक के 1950 के नाटक उदय सूर्य से क्या प्रेरित था? पहला ऑप्शन डीएमके पार्टी का सिंबल, दूसरा एआईएडीएमके पार्टी का सिंबल, तीसरा सीपीआईएम पार्टी का चिन्ह, चौथा टीडीपी पार्टी का चिन्ह। तो इसका उत्तर है डीएमके पार्टी का सिंबल। डीएमके पार्टी का सिंबल है दो पहाड़ के बीच में से उगता हुआ सूर्य, और ये एम करुणानिधि के द्वारा लिखे गए नाटक उदय सूर्य से लिया गया है। तो एक इंटरेस्टिंग कहानी यह है कि सन 1957 के चुनाव में डीएमके पार्टी ने पहली बार लोकसभा के आम चुनाव में भाग लिया था, लेकिन इस समय इस सिंबल को चुनाव आयोग ने मान्यता नहीं दी थी और डीएमके पार्टी के नेताओं को इंडिपेंडेंट सिंबल मुर्गा चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ना पड़ा था। बाद में हालांकि चुनाव आयोग ने इसे मान्यता दे दी। सन 1968 के आम चुनाव में जब कांग्रेस 9 राज्यों में चुनाव हार गई, तब डीएमके ऐसी पहली पार्टी बनी जो किसी राज्य में पूर्ण बहुमत से जीती थी और पूर्ण बहुमत से जीतकर सरकार बनाई। यानी पहली पूर्ण बहुमत से जीतकर सरकार बनाने वाली पहली गैर कांग्रेस पार्टी डीएमके थी, जिसने मद्रास स्टेट में 1967 में सरकार बनाई थी। ये डीएमके पार्टी द्रविड़ मुनित्र कजगम पार्टी 1949 में सीएन अन्नादुरई ने बनाई थी। सीएन अन्नादुरई ने ईवी रामास्वामी पेरियार से मतभेद के चलते 1949 में द्रविड़ मुनित्र कड़गम यानी डीएमके पार्टी का गठन किया था। हुआ यह था कि इससे पहले ईवी रामास्वामी पेरियार जस्टिस पार्टी नाम की पार्टी चलाते थे और यह पार्टी ब्राह्मणों के खिलाफ एक आंदोलन लेके चल रही थी। इसके अलावा हिंदी का भी विरोध यह पार्टी कर रही थी। 1942-43 में ईवी रामास्वामी पेरियार ने जस्टिस पार्टी का नाम बदलकर द्रविड़ कजगम पार्टी कर दिया। द्रविड़ कजगम माने द्रविड़ों के उत्थान की पार्टी, और इस पार्टी में उनके साथ में सीएम अन्नादुरई भी शामिल हो गए। लेकिन 1949 में ईवी रामास्वामी पेरियार जो 71 साल के थे, उन्होंने अपने से बहुत छोटी लड़की जो सिर्फ 31 साल की थी उससे शादी कर ली। इस बात से नाराज होकर सीएन अन्नादुरई ने एक अपनी अलग पार्टी बना ली और उसका नाम द्रविड़ मुनित्र कजगम यानी डीएमके रखा। सीएन अन्नादुरई का पूरा नाम है कांजीवरम नटराजन अन्नादुरई और एम करुणानिधि का पूरा नाम है मुत्तुवेल करुणानिधि। तो इस डीएमके पार्टी में बाद में एम करुणानिधि भी शामिल हो गए, यानी मुत्तुवेल करुणानिधि शामिल हो गए। और इन्हीं एम करुणानिधि के लिखे गए नाटक, क्योंकि ये पहले फिल्मों में पटकथा लिखते थे एम करुणानिधि, तो इन्हीं के एक लिखे गए नाटक उदय सूर्य से डीएमके का सिंबल लिया गया है। जब 1967 में पहली बार डीएमके की सरकार मद्रास स्टेट में बनी, तो डीएमके के फाउंडर यानी डीएमके की स्थापना करने वाले सीएन अन्नादुरई उसके पहले मुख्यमंत्री बने और 1969 में सीएम अन्नादुरई तमिलनाडु स्टेट के भी पहले मुख्यमंत्री बने, क्योंकि फरवरी 1969 में मद्रास स्टेट का नाम बदल के तमिलनाडु कर दिया गया। यानी मद्रास स्टेट का नाम बदल के तमिलनाडु सीएन अन्नादुरई के ही कार्यकाल में किया गया। 1969 में सीएन अन्नादुरई की मृत्यु हो गई और उसके बाद में एम करुणानिधि मुख्यमंत्री बने। एम करुणानिधि 1969 से 2011 तक 4 बार मुख्यमंत्री रहे और तमिलनाडु के अब तक के सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा उसी समय एम करुणानिधि
डीएमके पार्टी के भी प्रेसिडेंट बने और वो डीएमके पार्टी के पहले प्रेसिडेंट थे और अपने मृत्यु तक यानी 2018 तक वो डीएमके पार्टी के प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष रहे हैं। उसके बाद में उनके पुत्र एमके स्टालिन डीएमके पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। 1969 के पहले डीएमके पार्टी में प्रेसिडेंट का पद खाली था। अन्नादुरई ने पेरियार के नाम पर यह पद रिक्त रखा था और खुद जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से उस पर काम करते थे। तो दोस्तों ये हुआ डीएमके पार्टी के बारे में। और डीएमके से अलग होके एमजी रामचंद्रन ने एक और पार्टी बनाई एआईएडीएमके, जिसमें आपने नाम सुना होगा कि जयललिता उसकी बहुत ही विख्यात मुख्यमंत्री थी। तो एआईएडीएमके पार्टी का गठन एमजी रामचंद्रन के कार्यकाल के दौरान हुआ और एमजी रामचंद्रन ने ही ये चुनाव चिन्ह यानी 2 पत्ती वाला फूल इसको पार्टी का सिंबल बनाया। दूसरा प्रश्न है कि 1927 में ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन यानी एआईएमआईएम पार्टी के संस्थापक कौन थे? पहला ऑप्शन है नवाब मीर उस्मान अली खान, दूसरा नवाब महमूद नवाज खान, तीसरा बहादुर यार जंग और चौथा कासिम रिजवी। और इसका सही उत्तर है नवाब महमूद नवाज खान। तो दोस्तों नवाब महमूद नवाज खान जो है वो हैदराबाद स्टेट के आखिरी नवाब नवाब मीर उस्मान अली खान, ये जो हैदराबाद के आखिरी निजाम थे, आखिरी नवाब थे, उनके किलेदार थे। और हैदराबाद के नवाब मीर उस्मान अली खान के कहने पर ही, उनके सलाह पर ही उनके किलेदार नवाब महमूद नवाज खान ने 1927 में एमआईएम पार्टी की स्थापना की यानी मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन। उस समय उसका नाम सिर्फ इतना ही नाम था, मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन। यह नाम बाद में इसमें ऑल इंडिया जुड़ गया और उसका नाम हो गया ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन। अब नवाब महमूद नवाज खान 1938 तक रहे और उसके बाद बहादुर यार जंग ने इस पार्टी की कमान संभाली यानी एमआईएम की कमान संभाली। ये बहुत ही कल्चरल आदमी थे और इनके बाद में 1944 में कासिम राजवी नाम के आदमी ने इसकी कमान संभाली। कासिम राजवी नाम का आदमी ये बहुत ही एग्रेसिव और हिंदुओं का विरोधी था। इसका यह मानना था कि हिंदू लोगों को दबा कर रखने या हिंदू लोगों को गुलाम बनाकर रखना यह मुसलमानों का धर्म है। और इसने उस्मान अली खान को 1947 में इस बात के लिए भी राजी कर लिया कि हैदराबाद स्टेट भारत में विलय न किया जाए और इसको पाकिस्तान में विलय किया जाए। कासिम राजवी ये चाहता था कि ये एक अलग देश बने जिसका नाम साउथ पाकिस्तान हो। तो कासिम रिजवी ने इसके लिए जब नवाब उस्मान अली खान को शामिल कर लिया तो कासिम राजवी ने एक सेना खड़ी की जिसको रजाकार्स बोलते हैं। 1.5 लाख लोगों की लड़ाकू सेना इसने खड़ी की लड़ने के लिए और हैदराबाद में मारकाट मचानी शुरू कर दी। कासिम राजवी ही वो आदमी था जो हैदराबाद स्टेट की तरफ से वल्लभ भाई पटेल, उस समय के गृह मंत्री जो 1947 में थे, उनसे मिलने गया था और वहां पर जाकर इनकी बहुत ही गर्मा गर्म तीखी नोकझोंक सरदार वल्लभ भाई पटेल से हुई और इसने उनको साफ साफ कह दिया कि हम भारत में विलय नहीं चाहते हैं, हम एक स्वतंत्र देश रहेंगे या फिर पाकिस्तान में हम विलय होंगे और एक मुस्लिम देश हम यहां रहेंगे। इसके बाद वल्लभ भाई पटेल ने यह फैसला किया कि हैदराबाद स्टेट को जबरदस्ती भारत में विलय करना जरूरी है और उन्होंने ऑपरेशन पोलो चलाया। ऑपरेशन पोलो के तहत भारतीय सेना ने हैदराबाद स्टेट पर आक्रमण करके हैदराबाद को भारत में मिला लिया और कासिम रिजवी को जेल भेज दिया गया। कासिम रिजवी 1948 से लेके हैदराबाद स्टेट के भारत में विलय से लेके और 1957 तक जेल में रहा। 1957 में उसको जेल से रिहा कर दिया गया इस शर्त पर कि वह पाकिस्तान चला जाएगा और 1957 में कासिम रिजवी जेल छोड़कर अब्दुल वाहिद ओवैसी को कमान देकर पाकिस्तान भाग गया।
अब्दुल वाहिद ओवैसी ये एक वकील थे और इन्होंने कासिम रिजवी से MIM की बागडोर संभाली। इस 1948 से 1957 के बीच तक MIM बिल्कुल धराशायी हो चुकी थी, यानी MIM का वजूद ना के बराबर था। अब्दुल वाहिद ओवैसी ने MIM की को फिर से रिवाइव करने का काम किया, यानी फिर से पुनर्जीवित करने का काम किया, और MIM पर जो ठप्पा लगा था कि ये मुस्लिम प्रो पार्टी है, वो भी ठप्पा हटाने की उन्होंने कोशिश करी और इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया मुत्ताहिद उल मुसलमीन, इसको यानी ऑल इंडिया MIM पार्टी नाम दिया। सन 1976 में अब्दुल वाहिद ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी के दादाजी हैं। तो 1976 में अब्दुल वाहिद ओवैसी के बेटे सलाउद्दीन ओवैसी ने ऑल इंडिया MIM पार्टी की कमान संभाली और अपनी मृत्यु तक MIM पार्टी के अध्यक्ष रहे। सन 2008 में असदुद्दीन ओवैसी, जो अभी भी ऑल इंडिया MIM पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कमान संभाली और वो वर्तमान समय में ऑल इंडिया MIM पार्टी के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है कि ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन यानी ऑल इंडिया MIM पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? पहला ऑप्शन है पतंग, दूसरा कप प्लेट, तीसरा तलवार और चौथा चांद। तो ऑल इंडिया MIM पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो है पतंग। ये आपने उनके फ्लैग पे लिखा हुआ देखा भी होगा, एक पतंग बीच में बनी हुई है, ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन। तो दोस्तों, ये एफर्ट कैसा लगा मेरा? अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर अच्छे लगे हों तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिए। ये आपके एग्जाम में बहुत काम आएंगे, क्योंकि आजकल एग्जाम का भी ट्रेंड बदल रहा है। अब एग्जाम में रटने वाले प्रश्न कम आते हैं, आपको पूरे कॉन्सेप्ट पे अच्छे से पकड़ होनी चाहिए। इसलिए मैंने ये बनाने की सोची है जिससे आपको फायदा मिलेगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है। धन्यवाद।